हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF। देखिए, अब ये स्मार्ट बीटा ETF क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये नॉर्मल ETF के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न निकाल करके देते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल वर्जन में पहले ही इस वीडियो में समझा रखा है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। आज के इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF 2025 के लिए, जिसको आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हो। देखिए, स्मार्ट बीटा ETF में सबसे जरूरी होता है कि आप सही स्मार्ट बीटा ETF का सिलेक्शन करें। मतलब आप सही ब्रांड का सिलेक्शन करें, सही वॉल्यूम का सिलेक्शन करें, सही एक्सपेंस रेशियो का सिलेक्शन करें, सही ट्रैकिंग एरर का सिलेक्शन करें, उसके साथ साथ सही फैक्टर का सिलेक्शन करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इन सभी स्मार्ट बीटा ETF को फिल्टर आउट किया है। देखिए, हर स्मार्ट बीटा ETF के पीछे कुछ फैक्टर ऐड होते हैं, जैसे कि अल्फा, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी। देखिए, जब तक आपको इन सभी फैक्टर के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप स्मार्ट बीटा ETF को सही से समझ ही नहीं सकते, जो कि इस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिटेल वर्जन में समझा चुका हूं। एग्जांपल के लिए ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा निफ्टी 200 में से किसी ऐसे 30 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट की जाएगी जिनमें मोमेंटम फैक्टर शामिल है, जिनमें मोमेंटम मतलब जिसमें पिछले 6 से 12 महीने में जिनमें मोमेंटम हो। इसी फैक्टर पर स्मार्ट बीटा काम करता है, और ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, और उन फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगे और आपको वाकई में लगे मैंने आपकी टाइम की वैल्यू दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके के वैल्यूबल कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। और हाँ, एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूं, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर मेरी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए, जो भी मैं आपको स्मार्ट बीटा ETF बताऊंगा, उसकी वजह जरूर बताऊंगा कि क्यों मैंने उस स्मार्ट बीटा ETF को कंसीडर किया। क्योंकि देखिए, आपका ना बहुत हार्ड अर्न मनी होता है। ऐसे ही किसी भी वीडियो को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप ऐसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, एक सिंगल पैसा भी इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको एक सही रीजन ना पता हो कि क्यों इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, उसकी वजह जरूर देखें। एक सिंगल पैसा भी इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको सही और एक्यूरेट रीजन ना पता हो कि क्यों मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्मार्ट बीटा ETF आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, जिसका मैं रीजन बताऊंगा अभी आपको कि क्यों मैंने इसको कंसीडर किया है, जिसका कोड है मोमेंटम। देखिए, इसमें आपका क्या होगा कि निफ्टी 200 में से किसी ऐसे 30 स्टॉक में आपके पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें मोमेंटम फैक्टर शामिल हो। फिर अगेन कह रहा हूं, निफ्टी 200 में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। निफ्टी 200 मतलब निफ्टी की 200 कंपनियों में से किसी 30 ऐसी कंपनियों में आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी जिसमें मोमेंटम फैक्टर शामिल हो, जिसमें पिछले 6 से 12 महीने के अंदर लगभग एक तेजी देखी गई है, उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो लगभग इसका 128 करोड़ के आसपास AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? ये जो बताता है कि कितने लोगों ने अपना कितना पैसा इस AMC को इन्वेस्ट करने के लिए दिया है, वो ये बताता है। दूसरा है इसका एक्सपेंस रेशियो, लगभग 0.30% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.26% है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो हमें बताता है कि एक तरीके से कोई AMC अगर कोई चल रही है तो वो उसके बदले में कुछ फीस तो आपसे लेगी। ये फीस लगभग आपके नेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू में से डेली चार्ज की जाती है, जो आपके NAV में से ही एडजस्ट कर ली जाएगी। उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। आप ईयरली भी देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो डेली आपके जो करंट वैल्यू होती है ना, करंट अमाउंट होता है, जो करंट वैल्यू बनती है, उसमें से ये चार्ज किया जाता है। एक तरीके से फीस है जो डेली बेसिस पर चार्ज की जाती है आपसे, लेकिन लोग ईयरली इसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं। बात करें ट्रैकिंग एरर की, तो इसकी ट्रैकिंग एरर लगभग 0.10% के आसपास है। देखिए, ट्रैकिंग एरर क्या होता है? मान के चलो निफ्टी 15 है, ठीक है, मान के चलो निफ्टी 15 ने 10% के रिटर्न दिए, ठीक है, और सेम उसी पर कोई ETF है जो निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है, उसने सिर्फ 8% के रिटर्न दिए, यानी कि निफ्टी 50 ने तो 10% के रिटर्न दिए, तो उसके ETF को भी तो 10% रिटर्न देने चाहिए ना, लेकिन उसने सिर्फ 8% के रिटर्न दिए। तो जो 2% है वो है ट्रैकिंग एरर। इसीलिए हमेशा हमें उन ETF का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, क्योंकि ये साइलेंट किलर होता है जिसकी वैल्यू आपको भी पता पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। अब सवाल आता है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF पे तो कई सारे ETF है, ठीक है, आपने मोतीलाल ओसवाल का क्यों लिया वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसके पीयर्स पे जाता हूं ना, तो देखो इस पे ICICI का भी है, HDFC का भी है, आदित्य BSL का भी है, ठीक है। तो इसको मैंने कंसीडर करने की जो वजह मेरी सबसे बड़ी है वो है, आप यहाँ पर गौर करो, ICICI का ट्रैकिंग एरर 0.31% है, HDFC का 0.18, आदित्य बिरला का 0.17, जबकि इसका ट्रैकिंग एरर जो है 0.10%, सबसे कम। क्योंकि ट्रैकिंग एरर ना साइलेंट किलर है। जो आपको लग रहा है कि 0.20% ही तो कम ट्रैकिंग एरर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, 10 से 15 साल का पोर्टफोलियो बना के रखोगे ना, तो आपके
हज़ारों लाख रुपए ले जाएगा, हज़ारों नहीं लाखों रुपए ले जाएगा। इनफैक्ट अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते हो ना कम से कम 15 से 20 साल के लिए, तो 6 से 7 लाख रुपए का आप ट्रैकिंग एरर की वजह से लूज कर दोगे। दिस इज द पावर ऑफ ट्रैकिंग एरर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है ट्रैकिंग एरर को। इसलिए मैंने मोतीलाल ओसवाल को कंसिडर किया है बजाय कि मैंने ICICI, HDFC, आदित्य BSL को। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि मोतीलाल ओसवाल को मैंने क्यों लिया। देखिए बात करें इसके रिटर्न की, तो लगभग पिछले एक महीने में 8.82% के रिटर्न दिए हैं। अब देखिए मैं रिटर्न आपको मैं क्यों इसमें अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट एक साल से मतलब सितंबर से देखें ना तो लगभग पिछले 8 से 9 महीने मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन है। तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के एक व्यू बना करके हम इसमें रिटर्न देखेंगे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF ने, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ, बहुत पहले लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे लगते हैं। AUM मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड नंबर पर जो हमने स्मार्ट बीटा ETF रखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। वन ऑफ माई फेवरेट ETF है। क्यों मेरा ये फेवरेट है इसको समझना, क्योंकि इसमें मल्टी फैक्टर शामिल है। यही नहीं कि कोई एक ही फैक्टर हो, एक तो अल्फा शामिल है और दूसरा वॉलेटिलिटी शामिल है। अब अल्फा क्या करता है? अल्फा मतलब एक तरीके से उन स्टॉक का सिलेक्शन करता है जो उस इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अल्फा स्टॉक कहलाते हैं। उसके साथ साथ लो वॉलेटिलिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसे स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना होते हो, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत कम होता हो। तो कहने का क्या मतलब है कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF क्या करेगा, जिसका कोड है ALPL 30 IETF। आपने डीमैट अकाउंट में सर्च कर सकते हैं ये, ठीक है। ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो निफ्टी 100 और मिड कैप कैटेगरी की 50 कंपनी में से किसी 30 ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें अल्फा फैक्टर भी हो, जिसमें तेजी भी हो, और उन तेजी में ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें वॉलेटिलिटी भी कम हो। तो मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्मार्ट बीटा ETF का। बात करें इसके 5 ईयर के रिटर्न की, तो लगभग 132.72% के एक अच्छे खासे रिटर्न दिए, जबकि इसमें अभी फिलहाल में करेक्शन भी अच्छा खासा हो रखा है। ये ध्यान रखना, अभी मैं देखो रिटर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि हाल ही में लगभग मार्केट ने अच्छे खासे करेक्शन दिए। तो अगर आप ओवरऑल देखें ना तो 5 ईयर में तो 132.72% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। बात करें इसका AUM की, तो देखो कितना अच्छा खासा AUM है, 1774 करोड़ का AUM है। अब आप देखो लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। देखो अगर कोई भी स्मार्ट बीटा ETF अच्छा होगा ना तो उसका ऑटोमेटिक AUM भी अच्छा होगा, इस बात को समझ लेना आप, क्योंकि AUM भरोसा दिखाता है। और भरोसा तभी होगा, भरोसा कैसे पता पड़ेगा? जब लोग ज़्यादा दे रहे हैं पैसा उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तभी ज़्यादा देंगे जब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हमको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके मिलेंगे और सेफ्टी भी है। तो देखिए इसमें एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.41% का है, कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.26% का, ट्रैकिंग एरर 0.22%, जबकि कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर 0.11% के आसपास है। तो अच्छा खासा फंडामेंटल है, कोई खास बहुत ज़्यादा ना ही एक्सपेंस रेशियो बहुत, ना ज़्यादा कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। बात करें इसके पीयर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीयर्स होंगे, क्योंकि ये वन ऑफ अपने आप में एक यूनिक ETF है, ठीक है, अपने आप में एक यूनिक स्मार्ट बीटा ETF है, इसलिए इसके पीयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आइए जानते हैं थर्ड नंबर पे मैंने स्मार्ट बीटा ETF कौन सा रखा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड नंबर पर जो मैंने स्मार्ट बीटा ETF रखा है उसका नाम है मिराई एसेट का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। यहाँ पे भी मल्टी फैक्टर शामिल है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? निफ्टी की स्मॉल कैप कैटेगरी की 250 कंपनियों में। 250 कंपनी में ही होगी? नहीं, 250 कंपनी में से किसी ऐसी 100 कंपनी में आपकी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जिनमें मोमेंटम भी हो और मोमेंटम के साथ साथ उनमें क्वालिटी भी हो, डबल फैक्टर। इसलिए ये अच्छा खासा मुझे स्मार्ट बीटा ETF लगता है, जिसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में कंसीडर किया जा सकता है। लास्ट 1 मंथ में लगभग 14% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, और क्योंकि भी मार्केट ने हाल ही में करेक्शन से थोड़ा मार्केट उठाया, तो इसलिए इसने 1 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर मैं बात करूं ना इसके की मैट्रिक्स की, तो AUM लगभग 575 करोड़ के आसपास का है। ये सारे स्मार्ट बीटा ETF ना मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप मैक्स में देखेंगे ना तो बहुत पहले से, देखो ये भी फरवरी 2024 के आसपास ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। और बात करें इसके AUM की, तो लगभग 575 करोड़ के आसपास का AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.39% का, ट्रैकिंग एरर है इसका 0.25% का। तो कोई खास बुरा कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, कोई खास ना बुरा ट्रैकिंग एरर है। अब सवाल आता है क्या इसके कोई पीयर्स हैं? चेक कर लेते हैं। और इसके भी आपको पीयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में ये यूनिक ETF है, जो कि मिराई एसेट का एक स्मार्ट बीटा ETF है। इसको समझ लेना। और मैंने क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा ग्रोथ के चांसेस निफ्टी 50 और मिड कैप कैटेगरी और जूनियर 20 के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। और उसके साथ साथ इसमें मोमेंटम भी है और क्वालिटी भी है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। मोमेंटम और क्वालिटी दोनों फैक्टर इसमें आपस में मिल गए। और फोर्थ नंबर का ETF बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो के इस जोन तक आ गए हैं आप, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रही हो तो, और सब्सक्राइब बटन तो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर ETF में इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ मतलब
जैसे ही आपको पोर्टफोलियो, जैसे ही ETF के नाम पता पड़े या स्मार्ट बीटा ETF के नाम पता पड़े तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई तरीका होता है। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं यार, किसी भी ETF या स्मार्ट बीटा ETF में एकदम डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसका एक तरीका होता है। अगर आपको वाकई में अपने रिटर्न को बढ़ाना है तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है, और कैसे आप अपने स्मार्ट बीटा ETF या ETF के पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जानना जरूरी है कि ETF में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, ताकि आपकी कहीं ना कहीं रिटर्न बढ़े। अगर आप जानना चाहते हैं ETF में सही तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, जो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको ये मेरी ETF स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी ये वीडियो जाकर के मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं जो भी वीडियो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में जरूर मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, 4th नंबर का ETF आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF। तो देखिए कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF, जिसका कोड है ALPH। कोड ध्यान रखना, फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कोड क्या है, ठीक है। बात करें इसके AUM की तो लगभग 655 करोड़ का AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.30% का, बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रैकिंग एरर 0.26% का, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 5th नंबर का ETF बताने से पहले कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा कि सर ETF में क्या कोई डिविडेंड मिलता भी है क्या? देखो, तो मैं कहूँगा ETF में डिविडेंड मिलता है, और वो इतना सही तरीका है ना डिविडेंड मिलने का कि आपका रिटर्न हमेशा उस डिविडेंड की वजह से बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग जानते ही नहीं है कि ETF में भी डिविडेंड मिलते हैं। अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि ETF में डिविडेंड कब, कहाँ और कैसे मिलता है, तो उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब 5th नंबर पे जो मैंने स्मार्ट बीटा ETF लिया उसका नाम है निपॉन इंडिया ETF का निफ्टी 50 वैल्यू 20। मतलब क्या है निफ्टी, देखो निफ्टी 50 के ऊपर हमने 2 स्मार्ट बीटा ETF लिए, उससे पहले हमने अल्फा के ऊपर डिस्कशन किया था, निफ्टी अल्फा, और ये है निफ्टी 50 वैल्यू 20। मतलब निफ्टी 50 में से कोई ऐसे वैल्यूएबल 20 स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यूएबल 20 स्टॉक हो, वैल्यूएबल का मतलब जिसमें लो डेट हो, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी हो, जिसके PNL अच्छे हों, कुल मिला के वैल्यूएबल स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वैल्यूएबल स्टॉक अपने आप में अच्छे स्टॉक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जिसका कोड है NV20BWS। निपॉन इंडिया का अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर बात करें ना पूरे म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं निपॉन और ICICI HDFC अच्छी खासी ब्रांड है, जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसका AUM की, तो इस कैटेगरी में ना, मतलब निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी स्मार्ट बीटा ETF का AUM है, तो ना तो इसी का ही है, निपॉन का ही। लगभग 226 करोड़ के आसपास का AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.26% है। ट्रैकिंग एरर 0.05%, जो अपने आप में अच्छा खासा है। अब इसी को क्यों लिया निपॉन को, मैंने आपको फिर बताया, क्योंकि इसमें AUM इसका सबसे कम है, ट्रैकिंग एरर भी लगभग ठीक ठाक है 0.05। ये गौर करो, ट्रैकिंग एरर भी 0.05% है, जो लगभग सबसे ही कम है। कुछ ICICI का थोड़ा सा इसका कम है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ब्रांड थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो चलता है, लेकिन अगर ब्रांड की बात हो तो ब्रांड पर भरोसा करना जरूरी है। और लिक्विडिटी भी इसकी हाई है, जो कि सबसे देखने वाली बात है। लिक्विडिटी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्मार्ट बीटा ETF में, तभी आप सिलेक्शन करें जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो। और मैंने वही आपको स्मार्ट बीटा ETF बताया जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो। और अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ ना, तो ETF से ना आप अपने लिए मंथली रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आप एक क्रिएट कर सकते हो सैलरी ETF के थ्रू, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो ETF से। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर वाकई में जानना चाहते हैं कि ETF से कैसे एक मंथली सैलरी की तरह एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो वन ऑफ माई फेवरेट वीडियो है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में जाकर के मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स और प्लेलिस्ट में जाकर के ETF स्पेशल के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके के कॉन्टेंट आपसे आगे मिस ना हो। और आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा और फेसबुक के हैंडल है, जहाँ पर मैं पर्सनली लाइव कनेक्ट भी कर जाता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।